मेरे मम्मी पापा के देहांत के बाद मेरे सगे ताऊ ने मेरे साथ जो किया वह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने मुझे नशीली दवा मिलाकर खाने में खिला दी और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ जो किया उससे मेरा हर रिश्ते से विश्वास उठ गया। कोई इंसान अपनी ही सगी भतीजी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। उन्होंने मेरी इज्जत के साथ खेला था। मेरा नाम शालिनी है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मेरे पापा एक बिजनेसमैन थे। हमारे घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। मैं अभी स्कूल में ही पढ़ रही थी। मेरा जीवन बहुत ही ऐशोआराम में बीत रहा था, लेकिन फिर एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे मम्मी पापा का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया। इस खबर ने मुझे हिलाकर रख दिया। मैं इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं। लेकिन यह गम मुझे झेलना ही था। जब मैं उस घर में बिल्कुल अकेली रह गई तो मेरे ताऊ ताई ने मुझे संभाला। मैं यही सोच रही थी कि अगर वह मेरी जिंदगी में न होते तो मेरा पता नहीं क्या होता, क्योंकि अब मुझे सिर्फ उनका ही सहारा था। वह लोग भी मेरे साथ उसी घर में रहने लगे थे। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और ताऊ ने पापा का कारोबार संभाल लिया। ताऊ जी ने अपने बेटे का एडमिशन उसी कॉलेज में करवा दिया। मुझे जब भी अपने मम्मी पापा की याद आती तो ताई मुझे अपने प्यार से संभालती। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा था। फिर एक दिन ताऊ जी मेरे पास आए और बोले, शालिनी बेटा, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे नाम पर कुछ शेयर खरीद रखे थे जिनको आगे और इन्वेस्ट करने के लिए हमें तुम्हारे साइन चाहिए। मैंने उनसे कहा, ताऊ जी, मुझे कहाँ साइन करने हैं, आप मुझे बता दीजिए। ताऊ ने मुझे जहाँ भी सिग्नेचर करने को कहा मैंने कर दिया, जो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उस दिन के बाद से घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। उस घर में हर कोई मुझे दुश्मन की नज़र से देखने लगा। धीरे धीरे सबका रवैया मेरे साथ बद से बदतर होता जा रहा था। उन लोगों ने मुझे खाना तक देना बंद कर दिया था, जबकि असल में मैं अपने ही माँ बाप के घर में रह रही थी। जब मैंने इस चीज़ का विरोध किया तो मुझे पता चला कि ताऊ ताई ने मेरे घर, कारोबार और जो भी ज़मीन मेरे पापा ने मेरे नाम पर खरीद रखी थी वह सब अपने कब्जे में कर लिया। उन्होंने उस दिन मुझसे धोखे से सिग्नेचर करवाकर सब कुछ अपने नाम पर करवा लिया। इसीलिए अब मेरी वैल्यू उनकी नज़रों में बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। वह अब तक मेरा ख्याल इसीलिए रख रहे थे ताकि मेरा विश्वास जीतकर मुझसे धोखे से सिग्नेचर करवाकर मेरी पूरी दौलत पर कब्जा कर सकें। मेरे ताऊ ताई अब मुझसे नौकरों की तरह उस घर का पूरा काम करवाते और इसके बावजूद भी मुझे भरपेट खाने की जगह सिर्फ मार देते। मैं हर दिन रोती तड़पती, लेकिन किसी को भी मुझ पर तरस नहीं आता। एक दिन मैंने ताऊ को ताई से कहते सुना कि अब वह मुझे रास्ते से हटा देंगे, क्योंकि उन्हें मुझसे जो कुछ चाहिए था वह सब मिल चुका है। मेरी ज़रूरत अब खत्म हो चुकी है। जब मैंने यह सुना तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उसी रात मौका पाकर मैं घर से भाग गई, लेकिन इतनी रात को मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। मैं हड़बड़ी से इधर उधर दौड़ रही थी और इसी चक्कर में अचानक मेरी टक्कर एक गाड़ी से हो गई। कुछ देर के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि मैं वापस अपने घर में आ चुकी थी। होश में आने पर मुझे पता चला कि जिसकी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ था वह लोग मुझे जानते थे। मुझे कुछ खास चोट नहीं लगी थी, इसलिए वह मुझे घर पर ही वापस छोड़ गए। मेरे ताऊ ने उस दिन मुझे बहुत पीटा और धमकी देकर बोले, बहुत शौक है न तुझे भागने का? अब देख मैं तुझे कैसा सबक सिखाता हूँ। इसके बाद मेरे ताऊ ने मुझे जबरदस्ती खाना खिलाया। मैं जितनी बार इनकार करती वह उतनी बार मेरा मुंह कस के पकड़कर खाने को मुंह में ठूस देते। थोड़ी ही देर बाद मुझे बेहोशी आने लगी। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक छोटे से कमरे में बंद पाया। मैं उठते ही हड़बड़ाकर उस कमरे का दरवाज़ा पीटने लगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वहाँ मेरी कोई सुनने वाला ही नहीं था। मैं सोचने लगी कि आखिर यह मैं कहाँ आ गई हूँ। तभी कुछ देर बाद उस कमरे का दरवाज़ा खुला तो सामने से एक औरत आई जिसने अपना नाम सुमन बताया।
मैं उसके आगे बहुत रोई, गिड़गिड़ाई। मैंने उससे पूछा, यह कौन सी जगह है और मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो वह हंसने लगी और बोली, देख लड़की, यहाँ एक बार जो आ जाता है वह फिर दोबारा कभी बाहर नहीं जाता। और तुझे अगर यह नहीं पता कि कौन तुझे यहाँ लेकर आया है तो तेरी जानकारी के लिए बता दूँ, तुझे तेरा ही ताऊ यहाँ बेचकर चला गया है। उसके मुंह से निकला हुआ शब्द बेचकर मेरे कानों पर बिजली की तरह गिरा। मुझे बेच दिया गया था। यह सुनकर मैं धम से जमीन पर बैठ गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ताऊ मुझे बेहोश करके मेरे साथ इतनी गिरी हुई हरकत करेंगे। उन्होंने तो रिश्तों की भी लाज नहीं रखी, बल्कि वह इतना गिर गए कि हर रिश्ते की मर्यादा को तोड़कर उन्होंने मेरी इज्जत को तार-तार कर दिया था। वह मेरे साथ ऐसा खेल खेलेंगे, यह मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उस औरत ने कहा, तेरे ताऊ को तेरे बदले में बहुत मोटी रकम मिली है। अब यही तेरा घर है। इसीलिए बिना नाटक किए चुपचाप यहाँ के तौर तरीके सीख ले और जैसा कहा जाए वैसा कर। तो तू भी खुश रहेगी और हम भी। मैंने सुमन से एक बार फिर हाथ जोड़कर विनती की, मुझे जाने दो। तो वह कहने लगी, देख लड़की, क्या तेरा वाकई में कोई घर बचा है? बता। मैंने सिर हिलाते हुए इनकार कर दिया। तो वह कहने लगी, तो फिर बता, कहाँ जाएगी? यहाँ से अगर बाहर निकलेगी तो ऐसे ऐसे दरिंदे मिलेंगे जो तेरा वह हाल करेंगे जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसलिए तेरी सलामती इसी में है कि अब तू इसी जगह को अपना घर मान ले। मैं एक बार फिर अपने माँ बाप को याद करके फूट फूट कर रोने लगी। तो सुमन ताई ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। उस वक्त उस औरत ने जो प्यार मुझे दिखाया उससे मुझे बहुत तसल्ली मिली और मैंने चुपचाप इस सब को अपनी कीमत मानकर स्वीकार कर लिया। अचानक मेरी आंख खुली, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी बीती जिंदगी को सपने में देख रही थी। अब तो मेरे साथ हुए इस हादसे को कुछ साल भी बीत चुके हैं, लेकिन यह वह जख्म है जो कभी नहीं भरेगा। मुझे कमरे में घुटन सी महसूस होने लगी तो मैं बाहर निकल आई। बाहर का नजारा देखा तो सोचने लगी। मुंबई शहर की यह आखिरी गली शाम होते ही रंगीन होने लगती है। दिन में यह किसी वीरान बस्ती से कम नहीं दिखती, पर शाम होते ही किसी दुल्हन की तरह नजर आने लगती है। यह शहर की सबसे बदनाम गली थी, जहां शरीफ लोग बस रात के अंधेरे में आया करते थे। आज मेरा मन अपने अतीत की याद से एक बार फिर उदास हो गया था। मैं नीचे आते जाते लोगों को देख रही थी और सोच रही थी कि कैसे कुछ ही सालों में मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। यह सोचते सोचते मैंने एक सिगरेट जलाई और उसका कस भरकर धुएं को हवा में आज़ाद करने लगी। ऐसा नहीं है कि मैंने इस गंदगी से भागने की कोशिश नहीं की, लेकिन भागने के बदले में मुझे हर बार सिर्फ पिटाई नसीब हुई, वह भी ऐसी कि 2-3 दिन तक होश ही नहीं रहता। इस कोठे पर एक बार जो आ जाता उसका वापस जाना नामुमकिन था। मेरे अलावा भी यहाँ न जाने कितनी और लड़कियां थीं जो इस धंधे में थीं, कुछ मजबूरी के कारण तो कुछ अपनी मर्जी से। पहले तो सभी यहाँ से भागने की कोशिश करती, लेकिन बाद में इसी सब को अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लेती, जैसे मैंने कर लिया था। सुमन ताई सब लड़कियों को खरीदने और बेचने का काम करती थी। उसकी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता तक नहीं हिलता था। पुलिस भी सुमन ताई से खौफ खाती थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे सुमन ताई से थोड़ा लगाव था। शायद इसकी वजह यह थी कि यहाँ आने के बाद वही पहली इंसान थी जिसने मेरे आंसू पोंछे थे। अभी मैं यह सब सोच ही रही थी कि तभी मेरे कंधे पर किसी का हाथ पड़ा और मैं अचानक अपने ख्यालों से बाहर निकल आई। पलटकर देखा तो सामने एक बड़ा ही हैंडसम नौजवान लड़का खड़ा था। उसने मुझे अपनी आंखों के इशारे से कमरे में चलने को कहा। मैंने सिगरेट फेंकी और उसके साथ चली गई। पूरी रात वह जो करने आया था वह मेरे साथ करता रहा। सुबह होते ही उसने खुश होकर मुझे ढेर सारे पैसे दिए। मैंने उसमें से जो मेरी फीस बनती थी उतने पैसे लिए और बाकी के उसे वापस कर दिए। तो वह कहने लगा, अरे रख लो, यह सब तुम्हारे लिए ही है। मैंने कहा, बेफिजूल का पैसा खाने की मेरी आदत नहीं है। जितना मेरे काम के पैसे बनते हैं उतने मैंने ले लिए। मेरी बात सुनकर उसने मेरा नाम पूछा। मैंने कहा, नाम जानकर क्या करोगे? तो वह कहने लगा,
इतनी खुददार लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी, इसीलिए पूछ रहा। मैंने कहा, जैसा मेरा धंधा है उसमें नाम जानने की जरूरत नहीं पड़ती। बस आओ, अपना काम करो और निकल जाओ। उसे मेरी बातें बड़ी अजीब लग रही थीं और मेरा मिजाज बहुत रूखा लग रहा था। इसलिए वह बोला, बड़ी बेपरवाह लड़की हो तुम। फिर वह चला गया। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक शाम वह फिर मेरी गली में आया। उसका नाम अमित था और वह एक इंजीनियर था। मैं उसे ऊपर खिड़की से खड़े होकर देख रही थी और वह नीचे सारी लड़कियों को देख रहा था। लड़कियों ने उसे पूरी तरह घेर लिया था। हर कोई उसकी मेहमाननवाजी करने को तैयार थी। तभी सुमनताई ने सबको दूर करते हुए कहा, अरे हटो, और अमित की तरफ देखते हुए बोली, कौन सी लड़की चाहिए? जिस पर उंगली रखोगे वही तुम्हारी हो जाएगी। तो अमित बोला, वह कहाँ है? सुमनताई बोली, अरे कौन? अमित बोला, कल जो मेरे साथ थी। सुमनताई कहने लगी, नाम पता है उसका? तो वह कहने लगा, उसने नाम नहीं बताया। मैं यह सब ऊपर खड़े खड़े सुन रही थी। फिर मैं नीचे चली गई। मेरे नीचे पहुंचते ही उसने अपनी उंगली मेरी तरफ कर दी। वहां खड़ी सब लड़कियां मेरी तरफ देखकर मुंह बनाकर चली गईं। उनमें से एकदम कह रही थी, पता नहीं इस शालिनी में क्या दिख गया। मैं अमित को लेकर अंदर कमरे में चली गई, लेकिन उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। वह चुपचाप बैठा मुझे देखता रहा। मैंने उससे कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? जिस काम के लिए आए हो करो और निकलो। फिर मैं उस काम के लिए तैयार होने लगी। तो अमित कहने लगा, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारे लिए कोई भी अपनी जान तक दे दे। लेकिन फिर तुम इस दलदल में आखिर किस लिए हो? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। मेरा काम नुमाइश करना है। तो इस पर वह बोला, लेकिन आज मैं तुमसे खेलने नहीं आया। सच बताऊं तो मैं खुद नहीं जानता कि मैं यहाँ क्यों आया। मैं अपने आप तुम्हारे पास खिंचा चला आया। मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। यह कहते हुए अमित बिस्तर पर लेट गया। उसकी बातें सुनकर मैंने उससे कहा, आप जैसे लोगों के लिए ऐसी लड़कियां सिर्फ एक रात की मेहमान होती हैं, पर दिन में आप जैसे बड़े लोग हमें पहचानते तक नहीं। मेरी बात सुनकर अमित कहने लगा, तुम्हारी बातें कड़वी हैं लेकिन सच हैं। उसके बाद उसने एक सिगरेट अपने लिए जलाई और दूसरी मेरे लिए जलाकर मेरी तरफ बढ़ा दी। हम दोनों साथ में सिगरेट पी रहे थे। अमित कुछ देर मेरे पास बैठा रहा और मुझसे तरह तरह के सवाल करता रहा। मैंने उसकी हर बात का जवाब घुमा फिरा कर ही दिया। उसके बाद अमित ने अपनी जेब से कुछ रुपए निकाले और मेरी तरफ बढ़ा दिए। मैंने कहा, जब आपने कुछ किया ही नहीं तो फिर पैसे किस बात के? अमित वह पैसा अपनी जेब में रख कर वहां से चला गया। मैं बुत बनी खड़ी उसे देखती रही। इतने सालों में मेरे साथ यह पहली बार हुआ था कि कोई ग्राहक बिना मुझे नोचे घसटे वहां से वापस चला गया। वरना हर रात तो मेरा सामना ऐसे ऐसे लोगों से होता है कि उनका रवैया कभी कभी मुझे अंदर तक डराकर रख देता है। तो कभी कभी उनकी ऐसी डिमांड्स होती हैं कि जिन्हें पूरी कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसके बदले में मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, जिसकी वजह से मुझे उनकी हर बात माननी पड़ती है। मैं सोच में डूब गई थी कि तभी मेरी सहेली वहां आ गई। वह बोली, क्या बात है? आजकल तो मैडम छाई हुई हैं गली में। मैंने बिस्तर पर गिरते हुए कहा, कोई बात नहीं है, रोज का कस्टमर है, आ गया। मेरी सहेली मेरे पास बैठते हुए बोली, वैसे तेरा यह वाला कटमर है बड़ा मस्त। कोठे की सारी लड़कियां तैयार हैं उसके साथ जाने को, पर एक वह है कि उसे तुझसे फुर्सत ही नहीं। उसने मुंह बनाते हुए कहा। तो मैंने कहा, अरे मुंह क्यों बनाती है मेरी जान? कट्समर है, कौन सा मेरा आशिक है जो तुम लोग इतना जल रहे हो? फिर कुछ देर इधर उधर की बातें होती रही और वह बाहर चली गई। अब अमित हर शाम मेरे पास आने लगा। मुझे भी उसके रोज आने की आदत हो चुकी थी। कभी वह मेरे लिए कीमती सामान लेकर आता तो कभी कोई ज्वेलरी। मैं उसे हर बार मना करती, लेकिन जब वह बहुत मिन्नतें करने लगता तो मैं उसका दिया गिफ्ट रख लेती। एक शाम जब अमित कोठे पर आया तो उसे मैं कहीं नहीं दिखी। उसने सुमनताई से पूछा तो उन्होंने बता दिया कि मैं दूसरे कस्टमर के साथ हूँ। आज किसी और लड़की से काम चला लो। यह सुनकर अमित को धक्का सा लगा।
वह वहां से चला गया। कुछ हफ्ते बाद अमित को मुझसे मिलने का मौका मिला। उसने मुझे देखा तो बहुत खुश हो गया। कमरे में आते ही मैंने कहा, बड़े दिनों बाद याद आई हमारी। अमित ने कहा, सुमन ताई ने बताया कि तुम बहुत व्यस्त रहती हो। मैंने कहा, हाँ, वह बाहर से ताई के कुछ खास मेहमान आए हुए थे, उन्हीं की खिदमत में लगी थी। यह सुनकर वह कहने लगा, तुम यह सब छोड़ क्यों नहीं देती शालिनी। मैंने कहा, क्या सब? तो वह बोला, गैर मर्द के साथ रात बिताना। मैंने कहा, तो तुम क्या हो? तुम भी तो एक गैर मर्द ही हो। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर दर्द उतर आया। वह बोला, क्या हमारा कोई रिश्ता नहीं है? मैंने कहा, एक वैश्या का एक शरीफ इंसान से क्या रिश्ता हो सकता है? तुम ही बता। और अगर कोई रिश्ता होगा तो उसे शराफत की दुनिया के आप जैसे लोग नाजायज रिश्ता कहते हैं, जिनका सच काली रातों की रंगीनियों में छुपा होता है। मेरी दर्दभरी आवाज में बात सुनते हुए वह बोला, पर मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई और तुम्हें छूता है, तुम्हारे पास आता है। मैंने कहा, क्यों, तुम्हें क्यों ऐतराज है? तुम भी तो यही सब करते हो और यही मेरा पेशा है। तो वह गुस्से से झल्लाकर बोला, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। मैं तुम्हें चाहने लगा हूं, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब जब कोई तुम्हें छूता है तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं तुम्हें अब किसी और के साथ नहीं देख सकता। मेरा तुम्हारे बिना बुरा हाल है। मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूं। तुम्हारा रूप, तुम्हारी अदाएं मेरी आंखों के सामने नाचती रहती हैं। मैं उसकी बातें सुनकर सुन्न सी पड़ गई। अमित ने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, हाँ शालिनी, मैं प्यार करता हूं तुमसे और शादी भी करना चाहता हूं। इस दलदल से बाहर निकालना चाहता हूं तुम्हें, ताकि कहीं दूर जाकर एक नई दुनिया बसा सकूं। मैं नहीं जानता कि तुम्हें दिल में क्या है। मैं तुम्हें यहां से ले जाना चाहता हूं। मैं बस चुपचाप अमित की बातें सुनती रही और उसके गले लग गई। फिर एक दूसरे को जानते पहचानते सुबह हो गई। अमित अपने आप पकड़ रख लिया कहकर बाहर चला गया। मेरे व्यवहार में अब धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। मेरा किसी भी ग्राहक के साथ रात बिताने का बिल्कुल मन नहीं करता था। इसीलिए मैं कभी पेट दर्द का बहाना बना देती तो कभी किसी और चीज का। इस बात से नाराज होकर ग्राहक झगड़ा करने लगता और मुझे भला बुरा कहकर चला जाता। कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने अब आना ही बंद कर दिया था। सुमन ताई का धंधा धीरे धीरे मंदा होने लगा। तो एक दिन उन्होंने मुझे अकेले में बुलाया और बोली, क्या बात है शालिनी? आजकल ग्राहक तुझसे खुश नहीं रहते। आखिर तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? मैं कुछ बोल नहीं पाई। मैंने सिर्फ इतना कहा, अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। यह सब करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। मेरी बात सुनकर सुमनताई बोली, हाँ, मैं जानती हूँ कि तेरा मन अब क्यों नहीं लगता, क्योंकि तेरा मन तो अब उस लड़के में जो लगा है। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। सुमनताई बोली, देखूं तो तेरी सूरत लगता है मोहब्बत हो गई है तुझे। सुमनताई ने मुझे अपने पास बिठाया और बोली, देख, हमारे धंधे में यह सब नहीं चलता, समझी? मैंने ताई के घुटनों पर सिर रखते हुए कहा, वह मुझसे बहुत प्यार करता है और शादी करना चाहता है। मुझे इतने सालों में कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ। पता नहीं क्यों, मुझे उसकी हर बात पर भरोसा करने को दिल करता है। वह इतना खूबसूरत है कि मुझे उसके सिवा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। ताई बोली, हर खूबसूरत चीज धोखा देती है और तू उसके प्यार में कमजोर पड़ गई, इसीलिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। देख, अभी भी वक्त है, रोक ले खुद को। मैंने ताई से कहा, अब मैंने उसे तनमन से अपन लिया है और मुझे पूरा यकीन है कि वह मुझे कभी धोखा नहीं देगा। ताई, मैंने अब तक आपकी हर बात मानी, बस आप मेरी एक छोटी सी बात मान लीजिए। मुझे उससे शादी कर लेने दीजिए। मैंने आंखों में आंसू भरकर ताई से गुहार लगाई। तो ताई कहने लगी, मैं तेरी खुशियों के बीच आना नहीं चाहती, लेकिन तू जिस रास्ते पर जा रही है वहां सिर्फ अंधेरा ही है। एक ऐसा अंधेरा जो तेरी पहचान खत्म कर देगा। मैंने कहा, वह हमेशा मेरा साथ देगा। इस वक्त मैं उसके प्यार में डूबी हुई हूं और प्यार में तो ऐसा ही होता है। अब मेरे कदम पीछे नहीं हटेंगे। ताई ने कहा, अगर तूने यह फैसला कर ही लिया है तो ठीक है।
अब यहाँ के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद, इतना कहकर ताई वहां से चली गईं। शाम को जब अमित मेरे पास आया तो मैंने मुझे बताया कि सुमन ताई ने मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दे दी। उसने खुशी से मुझे गले लगा लिया और बोला, लगता है अब हमारी झोली खुशियों से भर जाएगी। मुझे विदेश में एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई है। अब हम वहीं जाकर शादी करेंगे, क्योंकि मुझे तीसरे दिन ही ज्वाइन करना है। उसकी यह बात सुनकर मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में छाया हुआ अंधेरा एक बार फिर हट जाएगा। अमित मुझे पानी वाले जहाज से लेकर जा रहा था। एक दिन बाद ही मैं एक नए देश में थी। कहाँ मैं आज तक एक कमरे में बंद रही और कहाँ आज मैं दूसरे देश को देख रही थी। उसके बाद हम एक होटल में पहुंचे। सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। मैंने रात का खाना खाया और आराम से लेटकर सो गई। सुबह जब मैं उठी तो मुझे बहुत तेज म्यूजिक की आवाज आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा हो। मेरा सिर भी बहुत भारी हो रहा था। जब मैं पूरी तरह उठकर बैठी तो खुद को जिस हालत में देखा, मेरे होश उड़ गए। मेरे बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, सिर्फ एक चादर पड़ी थी। यह देख मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने देखा कि जब मैं सोई थी तब मैं किसी दूसरे कमरे में थी, लेकिन अब मैं किसी दूसरी जगह थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बस इतना एहसास हो गया था कि किसी ने मेरे साथ वह सब किया है जिससे मैं बचकर आई थी। और अमित कहाँ था? वह मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? मैंने तुरंत अपने कपड़े पहने और जब खड़े होकर देखा तो कमरे की खिड़की से नीचे मुझे बहुत सारे लोग नाचते दिखे। कई लड़कियां पोल डांस कर रही थीं और खंभों पर छोटे छोटे कपड़े पहनकर झूम रही थीं। मैं इस जगह पर कैसे आ गई और मुझे यहाँ कौन लेकर आया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अमित 5 आदमियों के साथ अंदर घुसा। मैंने उसे देखते ही सवाल किया, तुम मुझे यहाँ कहाँ ले आए, अमित? और यह लोग कौन हैं? तो वह बोला, अब तुम्हें इन सबको खुश करना है। तुम इन्हें जितना खुश करोगी उतना ही पैसा मुझे मिलेगा। मैंने कहा, तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। तो वह हंसने लगा और बोला, शादी? और तुमसे? वह श्याओ की कभी शादी नहीं होती। उनकी तो बस हर रात सुहागरात होती है, वह भी नए नए लोगों के साथ। समझी? इसके बाद अमित कमरे से बाहर चला गया और उन 5 ने दरवाज़ा बंद करके मेरे साथ वह सब करना शुरू कर दिया। मैं रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, पर मेरी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। वह 5 भूखे भेड़ियों की तरह मुझ पर टूट पड़े थे। मेरे जिस्म के साथ साथ मेरा भरोसा भी नोचा जा चुका था। मैं बेबस हो चुकी थी। जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी आंसू बहा रही थी। उसके बाद अमित कमरे में आया तो वह लोग कहने लगे, यार मज़ा आ गया। ऐसी बला की खूबसूरती तो मैंने पहली बार देखी। सच में, जो मज़ा देसी में है वह विदेशी में कहाँ, अमित कहने लगा, इसीलिए तो मैं इसे यहाँ लाया। लेकिन इसे यहाँ लाने के लिए मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े, तब जाकर मिली है। अब तो मुझे मोटी रकम मिलनी चाहिए। तो वह कहने लगे, बिल्कुल, और उन्होंने 2 नोटों की मोटी गड्डियां अमित के हाथों में पकड़ा दी। अमित उन नोटों की गड्डियों को सूंघने लगा। फिर मुझसे बोला, तुझे पहली बार देखते ही मैं समझ गया था कि मेरे अमीर बनने की ख्वाहिश बस तुझसे ही पूरी होगी। इसीलिए मैंने अपना जाल फैलाया और तू फंस गई। देख, अब ज्यादा नाटक मत कर। वहां भी तो यही सब करती थी, यहाँ भी कर। तुझे भी मैं तेरा हिस्सा दे दिया करूँगा। मैं लड़खड़ाकर खड़ी हुई और अमित से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है। तो वह कहने लगा, पैसे के लिए ही तो तुम यह सब पहले करती थी। आज अगर कर लिया तो क्या हो गया? और कह रहा हूं न कि तुझे भी तेरे हिस्से के पैसे दे दूंगा। देख, ऐसे तेरी भी लाइफ बन जाएगी और मेरी भी। मैंने कहा, मुझे तुमसे शादी करनी थी। तो वह ठहाका मारकर हंसते हुए कमरे में लगी शीशे की खिड़की के पास जाकर मुझसे बोला, नीचे देख, हम कितनी ऊंचाई पर खड़े हैं। मुझे इससे भी और ऊंचाई पर जाना है। इसलिए यह फालतू के ड्रामे बंद कर। मैंने कहा, अमित, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी जीना चाहती थी। तो अमित बोला, तो जी तो रही है जिंदगी। मैं भी यहीं पर रहूंगा। बस जैसा कहता जाऊं
वैसा करती जा। मैं धीरे धीरे चलकर अमित के पास जाकर खड़ी हुई और मैंने धीरे से उसके कान में कहा, ऐसी जिंदगी मुझे नहीं जीनी थी। मुझे अफसोस रहेगा कि मैंने तुझसे प्यार किया, तुझ पर भरोसा किया, तेरे साथ एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं। मैं तुझ साथ जी न सकी, पर मर तो सकती हूँ। उसके बाद मैंने अमित को कसकर पकड़कर उस कांच की तरफ धक्का दिया। वह शीशा टूट गया। मैं और अमित कई मंजिल की उस इमारत से नीचे जा गिरे और हमारी कहानी खत्म हो गई।